नमस्ते दोस्तों। बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद एलटी जीआईसी लेक्चरर की भर्ती आ गई है, जिसमें से जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलटी ग्रेड में जीएस के क्वेश्चन 30 होते हैं और जीआईसी लेक्चरर में जीएस या जीके के क्वेश्चन 30 होते हैं एलटी ग्रेड में। जीआईसी लेक्चरर में जीके या जीएस के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते हैं। जीके या जीएस के 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन साइंस ग्रुप से आता है, साइंस सब्जेक्ट से आता है। और साइंस सब्जेक्ट से में जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। तो आपके बायोलॉजी से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। और आज हम ये बुक आपका यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक है, ये जीआईसी प्रवक्ता के अनुसार पेपर है, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है। इसको हम आप लोगों को बायोलॉजी विषय के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सब क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए बायोलॉजी के सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से लिया गया है। टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं, उपशाखाएं। यह इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, बीटी कल्चर जाना जाता है। बीटी कल्चर किसके अंतर्गत जाना जाता है? संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से। तो बीटी कल्चर जो होता है वह अंगूर के उत्पादन से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका विभिन्न प्रकार के कल्चर होते हैं, जिससे एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो आपको कृषि एवं पालन प्रमुख की शाखाएं किसके अंतर्गत कौन सा पालन किया जाता है? देखिए, बीटी कल्चर आपका अंगूर की खेती से, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, सेरीकल्चर रेशम के कीड़े पालन व रेशम उत्पादन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, शहद मोम के उत्पादन में किया जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन, अंडा व मांस के अध्ययन में किया जाता है, और पीसी कल्चर मछली पालन के अंतर्गत किया जाता है, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती के अंतर्गत किया जाता है, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती के अंतर्गत किया जाता है, हॉर्टिकल्चर फल फूल व सब्जियों के खेती के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, किसके अंतर्गत जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, एंथेनोलॉजी या यूफेनिक्स। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति के सुधार में अध्ययन किया जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है? यूथेनिक्स। यूथेनिक्स के अंतर्गत मानव कल्याण एवं कामकाज में सुधार के अंतर्गत आता है यूथेनिक्स। एंथेनोलॉजी यह होता है नाक, कान, सिर या गर्दन के
अंतर्गत आता है एंथेनोलॉजी। यूफेनिक्स आपका सूजन की मानव स्तर के सुधार को बढ़ाने के अंतर्गत आता है। आपका ये यूजेनिक्स जो होते हैं वह आपके आनुवंशिकी जेनेटिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार के अंतर्गत लाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूजेनिक्स, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं, टेरेटोलॉजी कहते हैं या आर्थोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो ओंकोलॉजी आपका कैंसर संबंधित जानकारी होती है। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ओंकोलॉजी के अंतर्गत टेरेटोलॉजी आपका नाक कान, टेरेटोलॉजी नाक कान सिर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी के अंतर्गत आर्थोलॉजी जो जीन के बारे में अध्ययन किया जाता है वो आर्थोलॉजी के अंतर्गत, और वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा किसके अंतर्गत? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन, बुढ़ापे के कारण प्रभाव और उससे जुड़े सामाजिक चिकित्सकीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है टेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनका ब्लड सफ़ेद होता है? ऑप्शन देखिए, छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू छिपकली, मच्छर। तो छिपकली का रंग, ब्लड का रंग लाल होता है। घरेलू छिपकली जो होते हैं वह भी उसका ब्लड का रंग लाल होता है। मच्छर जो होते हैं उनमें भी ब्लड नहीं पाई जाती, लेकिन वह जब दूसरे का खून ब्लड को चूसते हैं तो उनका भी ब्लड लाल होता है। लेकिन तिलचट्टा जो है वह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें हीमोलिम्फ नाम का एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो क्या होता है? पारदर्शी होता है, सफ़ेद होता है। इसके कारण तिलचट्टे का जो आपका रक्त होता है वह सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? कौन सी मछली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखें, क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। तो कौन सी ऐसी वास्तविक मछली है? क्रेफिश आपका स्कालियोडान के अंतर्गत आता है। सिल्वर फिश आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। कटल फिश आपका मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। फ्लाइंग फिश जो आपका है यही आपकी वास्तविक मछली या ट्रू फिशेस है जो अपने पंख जैसे पंखों की मदद से पानी को बाहर छलांग लगाती है। यह क्या करती है? पंखों की मदद से पानी को छलांग लगाती है। ये क्वेश्चन बीईओ री एग्ज़ाम 2006 और यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मछली के अंतर्गत एक क्वेश्चन ठीक से आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? कौन सा ऐसा जीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है
वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर जड़ों द्वारा उसमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, नास्टाक, एनाबिना, एजेटोबैक्टर, माइकोराइजा। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। नास्टाक, एनाबिना और एजेटोबैक्टर ये तीनों आपके जो होते हैं वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। माइकोराइजा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा कवक और पौधों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी मीन्स साथ साथ रहना। यह क्या करते हैं? कवक मिट्टी और खनिज पदार्थ और पौधों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को लेते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते या सहजीवी बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी ऐसी मछली है जो कीटभक्षी है? ऑप्शन देखिए, हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया, मिस। हिल्सा आपका बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। लेबियो रोहिता यह भी एक प्रकार की मछली है। गैम्बूसिया जो होती है वह गैम्बूसिया मछली जो होती है वह मच्छरों के लार्वा को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रण कम करती है, इसीलिए इसको मच्छर भक्षी मछली भी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। गैम्बूसिया जो है वह कीट भक्षी मछली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? किसका सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन देखें, स्वजीवी उत्पादक, परजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विघटन, शाकभक्षी गौण उपभोक्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है? जो स्वजीवी होते हैं उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, ये सही है। जो परजीवी होते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। जो मृतोपजीवी होते हैं वे विकटक के अंतर्गत आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। लेकिन जो शाकभक्षी होते हैं वह गौण उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। जो शाकभक्षी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और गौण भक्षी जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी होते हैं जो शाक भक्षियों को खाते हैं या प्राइमरी और सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी वाला गलत है। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाया है, सीता है, ग्रीन प्लैनेट है या हर्मिस है? तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। यह पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ हरियाली और जीवन को बनाए रखने वाले पौधों की प्रचुरता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश का सबसे छोटा कपि कौन सा है? गिबन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है या ओरंगुटान है? तो मानव सदृश का सबसे छोटा कपि गिबन होता है। ये आपका चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान जो होते हैं वह आकार में बड़े होते हैं, जिसमें से आपका जो गोरिल्ला है वह बहुत ही विशालकाय पक्षी है, विशालकाय कपि है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गिबन आपका लघुत्तम कपि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें कौन सी ऐसी मछली है जो जिनमें बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्पबैक व्हेल। तो आपके जो बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं वे आपकी मछली स्पर्म व्हेल कहलाती है। स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में सबसे बड़ी है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है, लेकिन वह छन्नेदार प्लेट वाली होती है, दांत वाली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी मछली, भारत की क्या विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन है? स्टोन फिश है, व्हेल शार्क है, मार्लिन है या हिल्सा है? तो भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, जो स्तनधारी होती है। व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है और जिसकी लंबाई 12 से 16 मीटर तक होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 12 से 18 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहतूत शाल बनाई जाती है। शाहतूत शाल कौन से जानवरों से बनाई जाती है? कौन से जानवरों के बालों से बनाई जाती है? शाहतूत शाल बहुत महंगी शाल होती है और बहुत मुलायम होती है। यह बनाई जाती है हंगल के बालों से, चिंगारा के बालों से, चीरू के बालों से या मृग के बालों से। तो शाहतूत शाल किसके बालों से बनाई जाती है? चीरू के बालों से शाहतूत शाल बनाई जाती है। जो शाहतूत शाल, यह तिब्बती चीरू जो आपका जानवर है, यह तिब्बती मृग है जिसके बाल बहुत महीन होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं और महंगी होती है, जिससे शाहतूत शाल बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें खूर नहीं पाए जाते? खूर आपका शाकाहारी जानवरों के पैरों की जो ये वाला भाग होता है आगे का, वह खुर का बना होता है। खुर एक प्रोटीन होता है जो केराटिन नामक प्रोटीन से बनता है। तो किसमें नहीं पाई जाती है? किसमें नहीं पाई जाती है? हिरण में नहीं पाई जाती, गीदड़ में नहीं पाई जाती, जेब्रा में नहीं पाई जाती या घोड़ा में नहीं पाई जाती। तो यह शाकाहारी जानवरों में पाई जाती है। हिरण में पाई जाती है, जेब्रा में पाई जाती है और घोड़ा में पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती? गीदड़ में खूर नहीं पाई जाती, क्योंकि गीदड़ क्या है? मांसाहारी जानवर है और इसमें खूर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? देखिए ये क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन इसके पहले आया था कि कौन एक मछली है। एक वास्तविक मछली कौन सी है? समुद्री खीरा है, समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री बाघ है। तो समुद्री खीरा यह आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। समुद्री गाय आपका क्या है? यह स्तनधारी है, कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। समुद्री घोड़ा ये आपका हिप्पोकैम्पस है, यह एक वास्तविक मछली है, यह एक मछली है। और समुद्री बाघ आपका यह संघ टीनोफोरा संघ के अंतर्गत आता है। तो कौन सी एक वास्तविक मछली या कौन सी एक मछली है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तव में एक छोटी मछली है जो हिप्पोकैम्पस वंश में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। गोल कृमि निमेटोड से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया होता है, फ्लूरियोसिस होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है या कुष्ठ रोग होता है। तो आपका गोल कृमि या निमेटोड, यह निमेटोड संघ के अंतर्गत आता है, जो एस्के हेलमिंथेस निमेटोड का अन्य नाम एस्के हेलमिंथेस है। इसमें गोल कृमि नाम के रोग हो जाते हैं और गोल कृमि आपका फाइलेरिया नाम का रोग उत्पन्न करता है। यह फाइलेरिया, इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। इससे क्या होता है? हाथ और पैर खूब हाथी की तरफ फूल जाता है। तो यह इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फाइलेरिया। फाइलेरिया हाथी पांव रोग एक परजीवी रोग है जो फिलेरियन निमेटोड कृमियों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं उन भालू को क्या कहते हैं? रिछ कहते हैं, सूर्य भालू कहते हैं, भूरे भालू कहते हैं या बिलार भालू कहते हैं। तो जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है उसे रिछ भालू के नाम से जाना जाता है। रिछ भालू पहले भारत में सड़क पर नचाने व तमाशा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी, अकशेरुकी कहने का मतलब जिनमें नोटोकार्ड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, अकशेरुकी के अंतर्गत आता है। अकशेरुकी आपके निम्न स्तर के प्राणी होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो आपका ऑक्टोपस ये आपका मोलस्का संघ का जंतु है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है। स्क्विड ये भी आपका मोलस्का संघ का जंतु है। और कोरल ये आपका निडेरिया संघ के जंतु हैं। निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। ये भी आपका निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। तो सबसे बड़े अकशेरुकी जंतु स्क्विड होते हैं जो मोलस्का संघ में पाए जाते हैं। विशाल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? पित्ताशय मीन्स गाल ब्लैडर। जब यकृत क्या करता है? यकृत हमारा पित्त का निर्माण करता है। पित्त का निर्माण करने के बाद वह पित्ताशय में भेजता है। पित्ताशय एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें पित्त रस एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है और फिर वही पित्त रस छोटी आंत में भेजता है जिसे वसा का पाचन होता है। कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता? ऊंट में नहीं पाया जाता, जिराफ में नहीं पाया जाता, चूहा में नहीं पाया जाता या मछली में नहीं पाया जाता। तो पित्ताशय आपका ऊंट में पाया जाता है, जिराफ में पाया जाता है और मछली में पाया जाता है। चूहा में पित्ताशय नहीं पाए जाते। पित्त रस को संग्रहित करता है लेकिन कुछ जीवों में जैसे चूहों में यह अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? लिंग गुणसूत्र सब जीवों में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है कि जो आपके सेम गुणसूत्र, जैसे मनुष्य में 22 जोड़ी जो होते हैं वह समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। एक गुणसूत्र आपका लिंग गुणसूत्र होता है यक्ष यक्ष और यक्ष वाई। जो यक्ष यक्ष होते हैं वह आपके पाए जाते हैं फीमेल में
और जो XY होते हैं वो आपके पाए जाते हैं मेल में। तो एक जोड़ी गुणसूत्र भिन्न प्रकार के होते हैं, बाकी 22 जोड़ी मनुष्यों में समान प्रकार के होते हैं। किसमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता? छिपकली में गुणसूत्र नहीं पाए जाते। लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम स्तनधारियों, पक्षियों और कुछ अन्य जीवों में पाए जाते हैं, परंतु कुछ सरीसृप छिपकली में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। देखिए यह जो ऑप्शन है वह सब आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनको अलग अलग वर्ग में विभाजित किया गया है। खटमल में 3 जोड़ी पैर पाई जाती है, घरेलू मक्खी में 3 जोड़ी पैर पाई जाती है, मच्छर में 3 जोड़ी पैर पाई जाती है। ये A, C और D जो ऑप्शन है वह वर्ग इंसेक्टा के अंतर्गत आता है, लेकिन जो मकड़ी होती है उसमें 4 जोड़ी पैर पाई जाती है और यह वर्ग एरेक्निडा के अंतर्गत आता है। एरेक्निडा के अंतर्गत आने वाले जो भी जीव हों उनमें 4 जोड़ी पैर पाई जाती है और इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव को में 3 जोड़ी पैर पाई जाती है। तो कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी आपका कीट नहीं है, यह वर्ग एरेक्निडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? ठंडे रक्त वाले जानवर क्या होते हैं? जो शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करते हैं, ठंडे रक्त वाले जानवर कहलाते हैं। और जो शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर नहीं करते हैं, गर्म रक्त वाले जानवर कहलाते हैं। तो ठंडे रक्त वाले जीव जो होते हैं वह आपके उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप जो भी जंतुएं होते हैं वह ठंडे रक्त के अंतर्गत आते हैं। उभयचर कहने का मतलब जो पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पर भी पाए जाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। और सरीसृप जो रेंगने वाले जंतु होते हैं वह सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो यह दोनों जो भी आपके होते हैं उभयचर और सरीसृप ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं, और गर्म रक्त वाले जानवर पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं गर्म रक्त वाले जानवर कहलाते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? मेढक और सर्प, चमगादड़ और चूहा, शेर और भालू, व्हेल और बंदर। तो देखिए चमगादड़ स्तनधारी है, यह गर्म रक्त वाला जानवर है। शेर और भालू ये सब स्तनधारी हैं, गर्म रक्त वाले जानवर हैं। व्हेल और बंदर ये भी स्तनधारी है, गर्म रक्त वाला जानवर है। मेढक आपका पानी में भी पाया जाता है और ज़मीन पर भी पाया जाता है। और सर्प आपके रेंगने वाले जंतु होते हैं, या सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपके ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन देखिए, चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो कौवा उड़ने वाले पक्षी वर्ग में आते हैं, चील भी पक्षी वर्ग में आते हैं, उड़ता है। तोता भी आपका उड़ता है, ये भी पक्षी वर्ग में आता है। लेकिन चमगादड़ जो है वह पक्षी वर्ग में तो आता है, लेकिन ये क्या है? स्तनधारी है। तो यह पक्षी वर्ग में नहीं आता।
क्यों नहीं आता? क्योंकि चमगादड़ आपका स्तनधारी है, यह बच्चों को जन्म देता है। चमगादड़ स्तनधारी है, जबकि बाकी कौवा, चील, तोता पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दूध उत्पादन करता है? कौन सा ऐसा पक्षी है जो दूध उत्पादन करता है? गौरैया है, फाख्ता है, कौवा है, कबूतर है। तो दूध उत्पादन करने वाले पक्षी कबूतर होते हैं। कबूतर आपका अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पिजन मिल्क, क्रॉप मिल्क नामक तरल पदार्थ उत्पन्न करता है, जो फसल, थैली या क्रॉप से निकलती है। लेकिन कबूतर में एक विशेष लक्षण ये है कि कबूतर मेल और फीमेल दोनों दूध का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी है, ईमू है, कैसोवरी है या शुतुरमुर्ग है? देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग आपका एक स्तनधारी है, ये उड़ नहीं सकता, यह सबसे तेज दौड़ता है और लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन यह सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, जिसकी गति लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, सभी पक्षी उड़ते हैं, सभी सर्प रक्त चूसने वाले होते हैं, सभी सर्प विषैले होते हैं, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, सभी पक्षी उड़ते हैं। अभी हम आपको बताएं कि शुतुरमुर्ग पक्षी के अंतर्गत आता है, लेकिन यह उड़ता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सभी सर्प रक्त चूसने वाले होते हैं, सभी सांप जो होते हैं वो रक्त नहीं चूसते, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी सर्प विषैले होते हैं, नहीं, सब कुछ ऐसे सर्प होते हैं वो विषैले होते हैं और कुछ ऐसे सर्प जो होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं। जैसे दूध से जब दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, लाभदायक होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं, हाँ सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। विषाणु आपका सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विषाणु जब स्वतंत्र रूप से अकेला रहता है तो वह निर्जीव की तरह कार्य करता है, लेकिन जैसे ही वह सजीव के शरीर में प्रवेश करता है वह बहुत तेजी से रोग फैलाने का कार्य करता है। तो विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। देखिए, सभी पक्षी उड़ नहीं सकते जैसे शुतुरमुर्ग, सभी सर्प रक्त नहीं चूसते जैसे सर्प विषैले कुछ ऐसे होते हैं, सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते, लेकिन लगभग सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। इसका एक अपवाद, जैसे इसका एक संक्षिप्त व्याख्या देख लीजिए। सभी पक्षी उड़ते हैं, यह ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। जैसे शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, ईमू आदि उड़ नहीं सकते। ये सब शुतुरमुर्ग पक्षी, पेंगुइन और ईमू, ये जब जो पक्षी होते हैं वह उड़ते नहीं हैं। दूसरा देखिए, रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पादन हैं। ये ऑप्शन सही है। रेशम
रेशम कीट से, शहद मधुमक्खी से तथा लाख कीट से प्राप्त होता है। सभी सर्प विषैले होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि सभी सर्प विषैले नहीं होते। भारत में लगभग 250 प्रजातियों में से केवल 60 ही सर्प होते हैं जो विषैले होते हैं। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, यह गलत है, सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते। कई लाभकारी भी होते हैं, जैसे राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस और ई कोलाई। राइजोबियम पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वह दूध से दही जब बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है, यह लाभदायक होते हैं। ई कोलाई एक प्रकार का जीवाणु है जो हमारी आंतों में पाया जाता है, ये भी क्या है, लाभदायक जीवाणु है। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं, ये सही है, क्योंकि विषाणु हमेशा परजीवी होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पोलियो, एड्स, कोविड-19। सभी विषाणु आपके क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।